बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 के साथ दोबारा आपके सामने हूँ जी। MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। और हमने लास्ट टाइम प्राइसिंग को देखा था। प्राइसिंग के बाद अब हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ यानी कि मार्केटिंग चैनल्स डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। मार्केटिंग चैनल्स का थोड़ा सा हमने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो थोड़ी सी चैनल के हवाले से बात की थी। वैल्यू चेन का या सप्लाई चेन का हमने कॉन्सेप्ट देखा था। उसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लेके इस चैप्टर में डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। टॉपिक्स टू कवर फॉर टुडे आर सप्लाई चेन्स एंड द वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। अबाउट हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड और बाकी का जो हाफ चैप्टर है वो इसी सप्लाई चेन से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। सप्लाई चेन्स एंड वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, सप्लाई चेन पार्टनर्स पे पहले हम बात करेंगे। सप्लाई चेन का जब हम कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं तो बेसिकली सप्लाई चेन में आपकी कंपनी और कंपनी से पहले की तमाम इंटरमीडिएरीज, यानी कि आप स्टार्ट करेंगे अगर रॉ मटेरियल से तो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, और रॉ मटेरियल से लेकर आप इनफैक्ट कंपनी तक आते हैं। कंपनी में आपने इस प्रोडक्ट को, इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर करना है। यहाँ पे दरमियान में आपकी कुछ इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगी, यहाँ पे आपके दरमियान में कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई में हेल्प करते हैं। फिर इसी तरह कंपनी से आगे जब आप जाते हैं तो टिल दिस पॉइंट आपका जहाँ पर कस्टमर आएगा, इस कस्टमर तक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी तमाम दरमियान में एजेंट्स या इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व हैं वो इस जगह पे आएंगे। तो अब आपने अगर इसको आप देखें बेसिकली तो ये कंपनी से, रॉ मटेरियल से लेकर कंपनी तक, ये जो आपका पहला पोर्शन है इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। और इसी तरह जो कंपनी से नीचे कस्टमर तक यानी कि आपके एंड बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोडक्ट तक जो जितनी भी इंटरमीडिएरीज, जितने भी एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ये रॉ मटेरियल से कंपनी तक यानी कि रॉ मटेरियल सप्लायर आपका वो फार्मर जिसने एक फसल काश्त की है, वहाँ से उस चीज़ को, लेट्स से कॉटन है, कॉटन को उसने कलेक्ट करके आप तक पहुँचाया है, प्रोसेस करके आप तक पहुँचाया है और थ्रू डिफरेंट एजेंट्स, थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएरीज वो आप तक पहुँच रही है। इसी तरह कंपनी से आगे फर्दर कस्टमर तक डिफरेंट रिटेलर्स, होल सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, वो आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो ये 2 हिस्सों में हमने अपनी सप्लाई चेन को डिवाइड किया। अपस्ट्रीम पार्टनर्स, दे जनरली इंक्लूड रॉ मटेरियल suppliers, components, parts, information, finances and expertise to create a product or service। ये वो लोग हैं कि जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए बेसिस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल देंगे, आपको कंपोनेंट्स देंगे, आपको पार्ट्स देंगे, स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं आप, आपको इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपको एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं इन देयर स्पेसिफिक रेलेवेंट एरिया अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये आपकी जब कंपनी में तमाम चीज़ें पहुंचेंगी, यानी कि ये रॉ मटेरियल होगा, कंपोनेंट्स होंगे, स्पेयर पार्ट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन या फाइनेंसेस होंगे, तो आप उस चीज़ को कंपनी में प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट और द सर्विस, उसमें कन्वर्ट करके कंज्यूमर को प्रोवाइड करेंगे। या कंज्यूमर की नीड एनालिसिस जो आपने किया, उस नीड एनालिसिस की बेस पे आप उस रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए एक मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। फिर जब आपने कंपनी में एक प्रोडक्ट बना ली, एक फिनिश प्रोडक्ट है, ABC एक प्रोडक्ट बन गई है, तो अब उस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर तक पहुंचाना है। एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट, टू सप्लाई द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर और द कस्टमर। व्हाट दे बेसिकली डू इज कि वो दरमियान में कुछ एजेंट्स को, कुछ ऑथराइज्ड डीलर्स को, कुछ सेल्समैन को, एजेंट्स या इंटरमीडिएरीज का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, उन एजेंट्स या इंटरमीडिएरीज को यूज करते हैं जो कि कस्टमर तक उस चीज को पहुंचाएंगे, कस्टमर तक उस चीज को सप्लाई करेंगे। दैट इज द डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स। और डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स है, दे इंक्लूड द मार्केटिंग चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स दैट लुक टुवर्ड द कस्टमर, जो बेसिकली कस्टमर तक अप्रोच करते हैं। आपके वो फ्रेंचाइजीज हो सकती हैं, आपके वो ऑथराइज्ड डीलरशिप्स हो सकती हैं, आपके वो डिस्प्ले सेंटर्स हो सकते हैं, आपके रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। ये सब लोग आपके डाउनस्ट्रीम में आएंगे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप आगे सप्लाई चेन का ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। और आज ये जो आज का चैप्टर है, जो आज की हमारी डिस्कशन इस लेक्चर में होनी है इस चैप्टर के हवाले से, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको अगर रिवाइंड करके भी देखना पड़ रहा है इस वीडियो को, तो आप ज़रूर एक दफ़ा दोबारा ये मेरी बातें सुने कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का काम क्या है।
आगे चलते हैं जी। सप्लाई चेन बेसिकली इट मेक एंड सेल व्यू इंक्लूड्स द फर्म्स रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव इनपुट्स एंड फैक्ट्री कैपेसिटी। ये सप्लाई चेन जो है ये आपकी एक मेक एंड सेल व्यू है। मेक एंड सेल व्यू का मतलब कि आप कुछ चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे कहीं से ले रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंड देन यू आर सेलिंग इट। द मेक एंड सेल व्यू बेसिकली इट इंक्लूड्स द फर्म्स रॉ मटेरियल्स, जो भी मैंने बात की अपस्ट्रीम से जो चीजें आ रही हैं, द प्रोडक्टिव इनपुट्स इनसाइड द फैक्ट्री एंड द फैक्ट्री कैपेसिटी, कि वो फैक्ट्री कितनी चीजें बना सकती है। फिर इसके बाद आगे आप चीज़ों को सप्लाई करने की बात करते हैं, आप चीज़ें आगे कस्टमर्स को प्रोवाइड करने की बात करते हैं। तो सप्लाई चेन में बेसिकली आपके वो सारे सप्लायर्स आएंगे जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट जिनका हुआ होगा, आपके साथ जिनका एग्रीमेंट हुआ होगा कि वो आपके साथ काम करेंगे, आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। डिमांड चेन है जी, इसके बाद सप्लाई चेन के बाद डिमांड चेन है। इट इज द सेंस एंड रिस्पॉन्ड व्यू। द सेंस एंड रिस्पॉन्ड व्यू सजेस्ट दैट प्लानिंग स्टार्ट्स with the needs of the target customer and the firm respond to these needs by organizing a chain of resources and activities with the goal of creating customer value. In fact, जो हमारा जहाँ से हमारा वैल्यू का कॉन्सेप्ट जहाँ से हमने शुरू किया था, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप उसी वैल्यू को, कस्टमर नीड को, आप अपने टारगेट मार्केट की नीड को स्टडी करते हैं, फिर आप उस तरह से फर्म बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ फर्म, आप रिस्पॉन्ड करते हैं उन नीड्स को इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट यू आर बेसिकली मेकिंग। डिमांड चेन को सेंस एंड रिस्पॉन्ड इसलिए कहा गया कि आप सेंस करते हैं मार्केट को, आप सेंस करते हैं कस्टमर को, और एज पर द रिक्वायरमेंट्स आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप सही तरह से सेंस नहीं करते, सही तरह से आपने वो मार्केट नीड स्टडी नहीं की, कस्टमर नीड स्टडी नहीं की, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए कि आप बाद में जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं बिकेगी। सो आइदर इन द सप्लाई चेन और इन द डिमांड चेन, दोनों में आपको पहले में आपको मेक एंड सेल अप्रोच है, जहां पे आपने बनाना है रॉ मटेरियल्स के थ्रू, यानी कि आपके जो सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स को आप देख रहे हैं, उन सप्लायर्स को आप कंसिडर कर रहे हैं कि वो उनकी कैपेसिटी, वो रॉ मटेरियल कैसा मुझे प्रोवाइड करेंगे और मेरी कैपेसिटी क्या है, आपकी जो कैपेसिटी है उसको नज़र में रखते हुए, और फिर उसके बाद डिमांड चेन में आपने सेंस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोच को देखते हुए कि मार्केट में इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करके उस प्रोडक्शन को आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। फैक्ट्री कैपेसिटी हो सकता है आपकी ज्यादा हो, लेकिन आप एज पर द मार्केट अपनी एक्सेस प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ताकि आपका रॉ मटेरियल भी ज़ाया ना हो, ताकि आपकी मार्केट भी खराब ना हो। ये ना हो कि एक्सेस प्रोडक्ट मार्केट में पड़ी और डिमांड ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की या प्राइस आपको कम करनी पड़ रही है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा है कि प्राइस डिक्रीजेस आपको या प्राइस कट्स आपको देने पड़ते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने एक्सेस प्रोडक्शन कर दी है और आपको वो प्राइस कट्स लेके आने पड़ रहे हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बेशक ज़्यादा है, लेकिन आप एज पर द मार्केट अगर प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो आप आउटसोर्सिंग के तरीके से आप कुछ और कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी टोटल प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा किसी और से बनवा लेंगे, सो दैट आप अपनी नीड को मीट कर सकें, जो मार्केट नीड है उसको मीट कर सकें। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि जी आप किसी और से कोई एक कंपोनेंट बनवा लें, एक हिस्सा अपनी प्रोडक्ट का बनवा लें, दिस इज़ वेरी कॉमन इन द मार्केट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी इसको कहा जाता है, आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है कि मैं एक प्रोडक्ट का, मैं एक कंप्यूटर बना रहा हूँ और उस कंप्यूटर में कोई एक कंपोनेंट है, एक सीडी ड्राइव है अगर, तो सीडी ड्राइव मैं खुद नहीं बना सकता, मैं किसी और से बनी बनाई सीडी ड्राइव ले लेता हूँ। तो इट इंक्रीजेज माई प्रोडक्शन कैपेसिटी। किस तरह से कि ओरिजिनली मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर दिन में 100 कंप्यूटर्स बना सकता था, या दिन में 100 कंप्यूटर्स में उसको फिनिश फॉर्म में चेंज करके कंज्यूमर तक पहुंचा सकता था। लेकिन मैं जब सीडी बाहर से खरीदना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है मेरी वो कैपेसिटी में 10 कंप्यूटर्स का और इजाफा हो जाए, और मैं एज पर द मार्केट नीड अगर ये काम करूंगा कि 110 कंप्यूटर्स की नीड मार्केट में मौजूद है और मैं सीडी ड्राइव बाजार से लेके अपने कंप्यूटर में फिट कर दूंगा और उस पूरी चीज को पैकेज करके अपना नाम दे दूंगा, तो इस सूरत में सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग की सूरत में मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, 100 से 110 कंप्यूटर्स पे चली जाएगी। डिमांड चेन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी हमारा वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। इट इज द फर्म्स, सप्लायर्स
distributors and ultimately customers who partner with each other to improve the performance of the entire system. इसमें जी value delivery network में the most important thing is to partner with each other. ये partner का concept जो है ये बहुत important है. देखें, इनफैक्ट अगर मैं जो मेरे सप्लायर्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स हैं, मेरे जो वैल्यू चेन में जितने भी लोग हैं, मेरे वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का मतलब है मेरी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, मेरे सप्लाई चेन और मेरा डिमांड चेन, इन दोनों के साथ अगर मैं पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, पार्टनरशिप विद ईच अदर, बेनिफिटिंग द होल सिस्टम. बेनिफिटिंग द होल सिस्टम का मतलब ये है कि आप हर बंदा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इसमें करता रहे, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ वैल्यू उसमें ऐड करता रहे. तो उस सूरत में आपकी जो टोटल आउटपुट है, जो फाइनल आउटपुट है, उसका फायदा होगा आपको, उसमें आपको एक इंक्रीज नजर आएगा. तो अल्टीमेटली आपको अगर आप ये वैल्यू डिलीवरी का या वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है ये आप अचीव करते हैं तो आपको फायदा होगा, आपका परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आपकी जो एंड व्हाट दिस परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर सिस्टम मींस कि आपकी ओवरऑल जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर सकेंगे. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ा सकेंगे, आप बेहतर ऑप्शंस कंज्यूमर्स को दे सकेंगे. इंटरमीडियरीज का लफ्ज मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, या एजेंट्स का लफ्ज मैंने यूज किया है. इंटरमीडियरीज के लिए ही एजेंट्स भी कहा जाता है. बेसिकली दे ऑफर प्रोड्यूसर्स ग्रेटर एफिशिएंसी इन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू टारगेट मार्केट्स थ्रू देयर कॉन्टेक्ट्स, experience, specialization and scale of operations. Intermediaries usually offer the firm more than it can achieve on its own. In fact, intermediaries are the agents or the bodies involved inside your value chain. वो आपके जो सप्लाई चेन और डिमांड चेन का कॉन्सेप्ट आपने अभी पढ़ा है या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपने पढ़ा है, उसमें जितने भी लोग हैं वो इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं. एल्स देन द कंपनी एंड द कस्टमर. अगर वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो मैंने थोड़ी देर पहले स्लाइड पे कुछ लिखा था, एक फिगर बनाने की कोशिश की थी, वो अगर आप रिकॉल कर सके तो मैंने सबसे टॉप पे रॉ मटेरियल लिखा था, फिर उसके बाद एक एरो लगा के मैंने कंपनी लिखा और फिर उसके बाद दूसरा एरो लगा के मैंने तीसरी जो चीज लिखी थी वो कस्टमर था. इन तीन के अलावा बाकी सब इंटरमीडियरीज है. जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं वो आपकी इंटरमीडियरीज हैं. फिर इसके बाद जो आपका कंपनी के बाद जितने लोग आ रहे हैं वो सब इंटरमीडियरीज हैं. एंड द एफिशिएंसी ऑफ मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द टारगेट कंज्यूमर्स, टारगेट मार्केट्स, टारगेट कस्टमर्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज इंटरमीडियरीज. इफेक्टिवली वो प्रोडक्ट पहुंचाना, टाइम कम लगे कंज्यूमर को या कस्टमर को, टाइम पे चीज मिले, वो जब प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले में नजर ही ना आए या प्रोडक्ट वहां पे आपको नजर ही ना आए. फिर अगेन द स्पेशलाइजेशन इन दैट थिंग, द एक्सपीरियंस इन दैट थिंग, द स्केल ऑफ ऑपरेशंस. दे यूजुअली टेल यू कि जी ये कंपनी या ये इंटरमीडियरी जो है ये आपके लिए बेहतर साबित होगी, ये इंटरमीडियरी जो है ये आपके साथ बेहतर काम कर सकती है. इंटरमीडियरीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक मैं इसको रिव्यू करने के लिए कह रहा हूँ कि इंटरमीडियरी वो तमाम एजेंट्स हैं दरमियान में जो आपकी कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, जो आपके वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं. फ्रॉम एन इकोनॉमिक व्यू, इंटरमीडियरीज ट्रांसफॉर्म द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू असॉर्टमेंट्स वांटेड बाय कंज्यूमर्स. जो कंज्यूमर्स की डिमांड्स हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्ट को चेंज कर देता है, ये प्रोडक्ट को उस हिसाब से देता है कंज्यूमर को. दिस इज द इकोनॉमिक व्यू ऑफ इंटरमीडियरीज. कि आप अगर 4 डिफरेंट पैकिंग्स में एक चीज बेच रहे हैं तो कंज्यूमर कौन सी चीज ज्यादा बेहतर खरीदना चाह रहा है, जी वो पैकिंग नंबर 3 है लेट से, तो पैकिंग नंबर 3 की डिमांड ऑटोमेटिकली रिटेलर्स आपसे ज्यादा करेंगे और आपको एक इकोनॉमिक व्यू मिल जाएगा कि लोग इस चीज की प्रोडक्शन चाहते हैं कि ज्यादा हो. while the channel members add value by bridging the major time, place and possession gaps that separate goods and services from those who would use them. जो इंटरमीडियरीज या चैनल मेंबर्स हैं जितने, वो चैनल मेंबर्स आपके लिए बेसिकली टाइम, प्लेस एंड पोजेशन गैप्स जो है उनको फिल कर रहे होते हैं, उनको ब्रिज कर रहे होते हैं कि जी वो शायद प्रोडक्शन जो है वो कम भी हो रही है लेकिन आपके रिटेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को आपने एक मैसेज कन्वे कर दिया या आपने अपने चैनल मेंबर्स को एक मैसेज कन्वे कर दिया एंड दे हैंडल द गैप्स ऑफ दैट टाइम, प्लेस एंड पोजेशन.
from the company's perspective, they basically take the view of the company and fill that gap and then again tell that information. वो बात कंज्यूमर्स को बताते हैं, ये कंज्यूमर को एक बेहतर वे में कन्वे करते हैं, सो दैट कंपनी का इमेज भी खराब ना हो और कंपनी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड भी करती रहे। क्योंकि यूजर को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। यूजर को अपनी नीड सेटिस्फेक्शन के साथ कंसर्न है। और अगर मुझे आज एक चीज नहीं मिल रही, एक स्टोर पे मैं जाता हूं और मैंने कोई भी एबीसी एक प्रोडक्ट खरीदनी है, वो वहां पे नहीं है और वहां पे रिटेलर मुझे ये कह देता है कि सर मैंने ऑर्डर किया हुआ है, शाम तक आ जाएगी। दिस इज जनरली वर्डिंग के जिससे आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि चीज अवेलेबल जरूर है, लेकिन शायद रश आवर्स हैं, इस वजह से शायद इसकी डिमांड बढ़ गई है, शायद जो नंबर ऑफ बायर्स हैं वो आज ज्यादा आए थे इस रिटेल शॉप पे, इस वजह से ये चीज अवेलेबल नहीं है अभी। और इसके अवेलेबल होने के अनकरीब चांसेस भी हैं, क्योंकि रिटेलर ने मुझे कहा है कि सर शाम तक आपको मिल जाएगी या थोड़ी देर में आ जाएगी। अगेन इट इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर कंज्यूमर्स कि जी मेरी नीड सेटिस्फाई होगी या मुझे मेरी नीड सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस जो चाहिए मिल जाएगी। आगे चलते हैं जी। ये हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू, बेसिकली इसमें कंपैरिजन है और दो तरह के वैल्यू चेन्स बनाए हुए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इस साइड पे आपको मैन्युफैक्चरर नंबर 1 नजर आ रहा है, ये मैन्युफैक्चरर नंबर 2 है, ये मैन्युफैक्चरर नंबर 3 है। इसी तरह से ये कस्टमर सेगमेंट्स हैं, या आप मार्केट्स कह लें या कस्टमर ग्रुप्स कह लें, ये 3 कस्टमर ग्रुप्स हैं। ये मैन्युफैक्चरर नंबर 1 जो है ये आपकी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है कस्टमर नंबर 1 को भी, कस्टमर नंबर 2 को भी और कस्टमर नंबर 3 को भी। इनफैक्ट कस्टमर ग्रुप नंबर 1 और 2 और 3 है कह सकते हैं आप। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो हर एक मैन्युफैक्चरर हर एक कंज्यूमर ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है, हर एक कंज्यूमर ग्रुप के साथ प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कर रहा है उसको। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच रही हैं। मैन्युफैक्चरर नंबर 2 की प्रोडक्ट भी कस्टमर ग्रुप 1 तक आ रही है, मैन्युफैक्चरर नंबर 3 की प्रोडक्ट भी आ रही है। अब ये एक हमारे पास वैल्यू एडिशन का तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो इस साइड पे है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नंबर 1, मैन्युफैक्चरर नंबर 2, मैन्युफैक्चरर नंबर 3 है, दरमियान में एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व किया है। कंपनी ने या मैन्युफैक्चरर ने दरमियान में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखा है और इस डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि वो कस्टमर को प्रोडक्ट, कस्टमर ग्रुप नंबर 1 को, कस्टमर ग्रुप नंबर 2 को और कस्टमर ग्रुप नंबर 3 को प्रोडक्ट सप्लाई करे। बेसिकली द डिफरेंस हियर इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ, यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज M into C, मैन्युफैक्चरर इनटू द कस्टमर ग्रुप, और इसका मतलब है 3 into 3 equals to 9। तो ये यहां पर आपके कस्टमर कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। यहां पर आपके कस्टमर कॉन्टेक्ट्स जो हैं ये कस्टमर ग्रुप्स के साथ, इनफैक्ट आपके जो आपकी मार्केटिंग चैनल्स हैं, मल्टीपल चैनल्स यूज हो रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो 3-4 डिफरेंट चैनल से आपके पास पहुंच रहा है, 3-4 डिफरेंट तरीकों से आपके पास पहुंच रहा है। आपको वो चीज एक सुपर स्टोर में भी अवेलेबल है, आपके करीब तरीन रिटेल शॉप पे भी अवेलेबल है और आपको एक बहुत बड़े मॉल में भी अवेलेबल है। while on the other side number of contacts with the distributor here is M+C। why it is M+C? because it is the second model जिसमें उसने तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया है डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपकी प्रोडक्ट आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज 3 + 3 = 6। तो आई होप कि आप समझ सके होंगे कि इस तरह जब हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन की वैल्यू या वैल्यू एडिशन का जो हमारे पास फिगर आ रहा है दैट इज 9 ऑन दिस साइड, while on this side the figure is 6। तो it is better to have multiple channels although it is costly। पैसे ज्यादा खर्च होंगे लेकिन इसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगी, कस्टमर तक पहुंचेगी, प्लस आपकी मल्टीपल मार्केट्स में जल्दी एक्सेस होगी। और आप ये कह सकते हैं कि ये 9 वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, वैल्यू एडिशन जो आपकी हो रही है उसकी फिगर हमारे पास या उसका आउटकम हमारे पास 9 आया है। इसका फायदा हमें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। हम अपने सप्लाई चेन में पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन उस सप्लाई चेन में पैसे खर्च करने से आउटपुट भी हमारे पास बेहतर होगी।
ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट था जी, हाउ चैनल मेंबर्स ऐड वैल्यू। फिर इसके बाद अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलें तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, प्रमोशन करना, कॉन्टेक्ट, फिर इसके बाद मैचिंग, नेगोशिएशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी वैल्यू एडिशन आपके चैनल मेंबर्स कैसे कर रहे हैं उसका जवाब है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू द कंज्यूमर्स अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये आपके उस चैनल मेंबर का काम है। फिर इसके बाद प्रमोशन आपका चैनल मेंबर आपके लिए कर रहा होगा, आप उसे कोई इंसेंटिव देंगे, उस इंसेंटिव को वो इस तरह से कम्युनिकेट करेगा कंज्यूमर को कि उसे प्रोडक्ट अच्छी लगेगी या वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रेजेंट करेगा तो कंज्यूमर उसको खरीद लेगा। फिर कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना, कॉन्टेक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी एंड द मैन्युफैक्चरर आप कह सकते हैं। फिर मैचिंग, कौन से कंज्यूमर को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। नेगोशिएशन के जी ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, this is good to buy, it is good to buy this product number 2 while it is not good to buy this one। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं ये चैनल मेंबर्स। फिर इसके बाद फाइनेंसिंग में कई दफा आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आपसे चीजें ले लेते हैं और आपको ऑन क्रेडिट भी कई दफा इनसे काम करना जो है वो पॉसिबल होता है आपके लिए। चैनल मेंबर्स में अगर आप रॉ मटेरियल वाले को देख ले तो रॉ मटेरियल वाले को आप होल्ड करा सकते हैं कि जी अभी मैं अपनी थोड़ी सी प्रोडक्शन कर लूँ, थोड़ी सी चीजें आगे बेच लूँ, उसके बाद मैं आपको 2 हफ्ते के बाद पैसे दूंगा। द सेम वे द रिटेलर्स डील विद द कंपनी, कि रिटेलर्स कंपनी से चीजें खरीद लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो ये फाइनेंसिंग में भी कई दफा आपको रॉ मटेरियल वालों से हेल्प मिल जाती है कि आपको फौरन से पेमेंट नहीं करनी होती, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। फिर इसके बाद रिस्क टेकिंग है, समटाइम्स रिस्क टेकिंग जो है वो चैनल मेंबर्स आपके बिहाफ पे कर रहे होते हैं। आपकी प्रोडक्ट रखना भी उनके लिए एक रिस्क है कि पता नहीं ये प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। इनको थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, आगे वाली स्लाइड्स में देखिएगा। इन्फॉर्मेशन दैट इज गैदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन। ये मार्केटिंग रिसर्च और इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन गैदर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज इन्फॉर्मेशन बेसिकली, दिस इज योर इन्फॉर्मेशन टास्क। फिर इसके बाद प्रमोशन की जब बात करेंगे तो इट इज डेवलपिंग and spreading persuasive communications about an offer. This persuasive communication is the promotion here. It is in fact telling the consumers कि जी आप जो प्रोडक्ट नंबर A उठा के मेरे पास लेके आए हैं काउंटर पे और मुझे पैसे देने लगे हैं, इसकी बजाय उसके साथ एक नई प्रोडक्ट आई है, लेट्स से मैं इट इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप उसके साथ जो प्रोडक्ट नंबर B पड़ी हुई है वो उठा के ले, वो देखे जी वो ज्यादा अच्छी है, उसकी प्राइस भी कम है। This is what persuasive communication is about that specific offer. Then contact, finding and communicating with prospective buyers. आप बायर को एक छोटा सा एक पोस्टर लगा देते हैं, आप अपने जो बाहर दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर लिख के लगा देते हैं कि जी फ्लां बेकर्स एंड दूध और दही अवेलेबल है हमारे पास बेकरी आइटम्स अवेलेबल है। अब ये जो आपने बाहर एक डिस्प्ले लगाया, दिस इज इनफैक्ट अ कॉन्टेक्ट, दिस इज फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बायर कि ये मेरे पास चीज अवेलेबल है। आपकी वो चीज वो बोर्ड पढ़ने के बाद ही कंज्यूमर आपके पास आ जाता है, आपने कम्युनिकेशन अच्छी की है इसका मतलब। कॉन्टेक्ट के बाद नेक्स्ट बात है मैचिंग की, दैट इज शेपिंग एंड फिटिंग द ऑफर टू द बायर्स नीड्स। आप जाते हैं दुकान में और आप एक प्रोडक्ट देखते हैं, जो सेल्समैन होगा, जो रिटेलर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपकी नीड के साथ एक प्रोडक्ट मैच करने की कोशिश करेगा, आपको वैसी चीज दिखाएगा जो आपको चाहिए। आप अगर कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं तो आपको अगर लेट्स से लॉन का सूट चाहिए या आपको सिल्क का सूट चाहिए या आपको कॉटन का सूट चाहिए या आपको नंबर 4 को वैरायटी है उसका सूट चाहिए, दिस इज व्हाट शेपिंग एंड फिटिंग इज। प्राइस रेंजेस आपसे पूछ रहे होते हैं कि जी कितनी प्राइस रेंज में चाहिए, क्वालिटी वाइज आपसे पूछ रहे होते हैं। फिर ब्रांडिंग में कई दफ़ा आपको कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो कपड़े हैं या मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो आपके पास आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता है, तो वो मैचिंग बेसिकली शेपिंग एंड फिटिंग द ऑफर है कि आपकी बायर नीड्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। फिर इसके बाद नेगोशिएशन है, रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स ऑफ द ऑफर। आप बार्गेनिंग उसके बाद फिर आ जाएगी, नेगोशिएशन उसके बाद आ जाएगी, कंज्यूमर कहेगा कि नहीं जी मुझे ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए और आप एक म्यूचुअल प्राइस पे, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आप आ जाते हैं कि जी इस प्राइस पे मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, ये चीजें आपको मिलेंगी। देन इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द 6th कॉन्सेप्ट इज जिसमें आप ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग द प्रोडक्ट्स की बात करते हैं
कि आपने ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक जगह, आपने कंपनी के आउटलेट से लेकर और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इनफैक्ट लेके, नॉट द आउटलेट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर अपनी दुकान तक वो चीज़ खुद लेके आनी है, कंपनी आप तक लेके आएगी, कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी जो ये काम कर रही होगी। दिस ऑल इज कॉल्ड एज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी चैनल मेंबर्स आपके लिए कर रहे होते हैं और चैनल मेंबर्स इस तरीके से भी वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। देन इज द फाइनेंसिंग, एक्वायरिंग एंड यूजिंग फंड्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ द चैनल वर्क। वो पैसे लेना, एक्वायर करना, एंड देन यूजिंग दोज दैट मनी, यूजिंग दैट फंड्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ द चैनल वर्क। वो चैनल पे जो काम आप कर रहे हैं, चैनल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी में जो कॉस्ट आ रही है वो फाइनेंसिंग होगी। द लास्ट इज रिस्क टेकिंग, एज्यूमिंग द रिस्क ऑफ कैरिंग आउट द चैनल वर्क। आप चैनल वर्क जितना भी कर रहे हैं, आप चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो कम्युनिकेटिंग है, चाहे वो नेगोशिएशन है, इस सब में कुछ रिस्क इन्वॉल्व होंगे। वो रिस्क आप ले रहे हैं, वो रिस्क टेकिंग जो है वो चैनल मेंबर आपके बिहाफ पे कर रहा होगा। आपकी प्रोडक्ट उसने बेचनी है, आपकी सर्विस उसने प्रोवाइड करनी है कंज्यूमर्स को। वो अगर रिस्क ले रहा है तो वो आपकी उस प्रोडक्ट या सर्विस के बिहाफ पे ले रहा है, तो वो रिस्क टेकिंग इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन फॉर द कंज्यूमर्स। तो ये चैनल मेंबर्स रिस्क टेकिंग की काम आपके लिए कर रहे होते हैं। फिर नंबर ऑफ चैनल लेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड जी, इसमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप मुख्तलिफ तरह के चैनल्स होते हैं। वो जो मैंने पहले बात की थी उसमें आई होप कि मैं स्लाइड पे ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूंगा। कस्टमर मार्केटिंग चैनल्स, ये पहली साइड पे जो फिगर है, मैं इसमें एक सेपरेशन इसकी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इस साइड पे जो है, ये ब्लॉक अभी जो मैं बना रहा हूँ, इस ब्लॉक का मतलब है कि ये आपके लिए कस्टमर मार्केटिंग चैनल्स हैं। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर इज डायरेक्टली प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दिस इज टाइप ऑफ चैनल वन। चैनल वन टाइप का आपके पास एक तरीका ये हो सकता है। जो आपका हम चैनल लेवल्स की बात करें तो इसको बहुत सी किताबों में लेवल 0 लिखा गया है या लेवल 1 लिखा गया है। आई वुड से लेवल 1, ये आपका लेवल 1 है। इसमें आपका डायरेक्ट टू द कस्टमर आप बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है या मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली अपनी दुकान के थ्रू, अपने ऑफिस के थ्रू या डायरेक्ट होम डिलीवरी सर्विस देगा कंज्यूमर्स को, और देयर विल बी नो सच इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व इन बिटवीन। लेवल 1 जो है, मैं इसको कह रहा हूँ, कई किताबों में आपको लेवल 0 भी मिलेगा कि ये जो है ये इसको लेवल 0 कहा गया, लेकिन विल टेक दिस थिंग, लेवल 1 हम लेके चल रहे हैं, तो लेवल 1 को भी देखते हैं। फिर इसके बाद अब लेवल 2 है जी, कि प्रोड्यूसर एक चीज बनाता है, एक चीज प्रोड्यूस करता है, उसको रिटेलर एक दरम्यान में इन्वॉल्व करता है कि रिटेलर को वो चीजें जाके प्रोवाइड करता है कि जी ये चीजें आप बेचोगे, और वो रिटेलर आगे फर्दर कस्टमर्स को बेचता है। दिस इज द चैनल 2 और वी कैन से लेवल 2, जिसमें हमारे पास एक इंटरमीडिएरी दरम्यान में इन्वॉल्व हो गई, दैट इज नोन एज द रिटेलर। अब रिटेलर के बाद आप आगे चलते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा जी ये प्रोड्यूसर के बाद हमारे पास आ गया जी होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद आ गया जी लास्ट में हमारे पास कस्टमर। दिस इज ऑफ चैनल टाइप 3, और मैं इसको कह देता हूं लेट्स से लेवल 3। इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस लेवल कि जी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब जब मैंने वो कहा था कि लेवल 1 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे उसको लेवल 0 भी कहा जाता है, तो यू कैन से लेवल 0, 1 एंड 2। जिस भी तरह से आप कहें बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है। बहुत सी किताबों में लेवल 0, 1, 2 लिखा हुआ है और बहुत सी किताबों में लेवल 1, 2, 3 लिखा हुआ है। अब ये कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके लिए मुझे लेवल 0 रखना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए लेवल 2 रखना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट है जिसके लिए लेवल 3 रखना चाहिए? दिस इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कि आप किस किस्म की प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जहां पर जब आप लेवल 3 की बात कर रहे हैं तो FMCGs, आपके जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इनफैक्ट जिनकी एक्सपायरेशन, जिनकी एक्सपायरी डेट या टेन्योर ऑफ एक्सपायरी कम होगा, मींस 15 दिनों में ये चीज या 1 महीने में ये चीज एक्सपायर हो जाती है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लेवल 3 यूज करें।
जहां पर आपका होलसेलर होगा, रिटेलर होगा और फिर उसके बाद कंज्यूमर होगा। वाइल ऑन द अदर साइड अगर आप कपड़े की बात करते हैं जिसकी एक्सपायरी कोई भी नहीं है, लेकिन स्टिल उसमें सीजनल बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि जी सीजन उसमें आ जाते हैं, तो फिर वहां पर आप दरमियान में रिटेलर डाल के लेके कि जी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर्स को हम जाके बेचेंगे, रिटेलर मेरी रिटेल शॉप्स हैं और उन रिटेल शॉप्स पे आगे कंज्यूमर खरीद लेगा। थर्ड लेवल पे अब अगेन ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये एग्जांपल्स मैं अपने पास से आपको दे रहा हूँ। आप जब प्रोडक्ट्स को एवेलुएट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। जब लेवल 1 की बात करें आप, तो लेवल 1 में आई होप सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फर्नीचर की अगर प्रोडक्ट्स हैं कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज है, तो उन्हें चाहिए कि वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ रब्ता करें। वो डायरेक्टली कंपनी अपने आउटलेट्स, अपने शोरूम्स, गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज है, गाड़ियां अपने शोरूम्स बनाए और उस पे आगे कंज्यूमर्स चीजें खरीद लें, प्रोडक्ट्स खरीद लें, फर्नीचर खरीद लें, गाड़ियां खरीद लें। दीज अगेन आर द हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। सो इट इज बेटर कि आप इवेलुएट करें इन प्रोडक्ट्स को, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। फिर इसके बाद बिजनेस मार्केटिंग चैनल्स हैं जी, दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो ये वाला जो सेक्शन है, अब इस साइड पे जो मैंने ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक में आपको बिजनेस मार्केटिंग चैनल्स नजर आ रहा है। ये देख लें, इस साइड पे बी फिगर का बी पार्ट है ये, इसमें प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर से फिर जो हमने बिजनेस कस्टमर तक पहुंचानी है चीज वो है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिकॉल करें जी, आपको याद आ जाएगा हमने कंज्यूमर मार्केट्स और बिजनेस मार्केट्स पढ़ी थी। तो पहली जो फिगर हमने अभी डिस्कस कर ली है वो कंज्यूमर मार्केट्स के लिए, हाउस होल्ड्स का वर्ड मैंने यूज किया था उस वक्त डिस्कस करते हुए। दूसरा जो पार्ट है दैट इज फॉर द बिजनेस मार्केट्स, जहां पे आपके बिजनेस कंज्यूमर्स आते हैं। इसी तरह जो आपका प्रोड्यूसर है, इस जगह पे प्रोड्यूसर, देन द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन द बिजनेस कस्टमर। फिर इसी तरह से प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर में मैन्युफैक्चरर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स ब्रांच, देन द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, देन द बिजनेस कस्टमर। अब इसमें भी इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस मार्केट का लेवल नंबर 1 है, ये लेवल नंबर 2 है और ये लेवल नंबर 3 है। ये आपके चैनल लेवल्स हो गए बिजनेस मार्केट्स के लिए। अब बिजनेस मार्केट्स में और कंज्यूमर मार्केट्स में ऑल्दो द वर्किंग इज ऑलमोस्ट द सेम, बट द डिफरेंस इज कि बिजनेस मार्केट्स में हम शायद अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा इफेक्टिवली किसी जगह पे पहुंचाने के लिए, ऐसा होता है कि हम एक मुल्क में, लाइक देयर आर मेनी कंपनीज, नए एक प्रिंटर्स आ रहे हैं जो कि 3D प्रिंटिंग बेसिकली करते हैं, Z सीरीज प्रिंटर उनको कहा जाता है। तो अब वो एक ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि जिसके लिए मुझे एक मुल्क में बहुत कम लोगों को या एक्सक्लूसिव राइट्स किसी को देने पड़ते हैं। लेट्स से वो एक्सक्लूसिव राइट्स मैंने उसे दे दी है, वो एक्सक्लूसिव एक ही बंदा है जिससे पूरे मुल्क में वो चीज बेची जाएगी। अब ऐसा पॉसिबल है कि प्रोड्यूसर जो है उसको जब भी वो प्रोडक्ट की डिमांड आएगी पाकिस्तान से, तो वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देगा, उस मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव के पास भेज देगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देगा और फिर उसके बाद वो बिजनेस कंज्यूमर तक पहुंचेगी। मैं लेवल 3 से अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर के बाद मैन्युफैक्चरर्स, रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स ब्रांच। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को कह देगा, वो अपने सेल्स ब्रांच को कह देगा, मे बी इट इज इनसाइड द ऑफिस, मे बी इन एनी अदर कंट्री और मे बी इन एनी अदर रीजन और मे बी इन द सेम रीजन। अब ये सेल्स ब्रांच जो है वो सेल्स ब्रांच कांटेक्ट करेगी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या उस बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर को कहेगी कि फलां दिन फलां टाइम पे आपको ये चीज मिल सकती है। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर या खुद जाके उससे खरीद लेगा या कंपनी का ये जो मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव उसको आके वो चीज प्रोवाइड करेगा एंड द डिस्ट्रीब्यूटर विल देन सप्लाई दैट प्रोडक्ट टू द बिजनेस कस्टमर। इसी तरह से प्रोड्यूसर लेवल 2 में हम देखें अगर, तो लेवल 2 में प्रोड्यूसर ने बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर को चीज दे देनी है और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे बेचनी है। और द थर्ड केस इज कि प्रोड्यूसर डायरेक्टली गोज टू द बिजनेस कंज्यूमर, बिजनेस कस्टमर, और वहां पे जाके उसे चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों फिगर्स इनफैक्ट मिलती जुलती हैं, उनमें लेवल 1, 2, 3 दोनों में है और दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कि आप किस तरह के कितने चैनल मेंबर्स ऐड करेंगे। हर एक चैनल मेंबर ऐड करने पे आपको
कॉस्ट एडिशन जरूर करनी पड़ेगी। आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको देना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे उनके साथ, प्रॉफिट उनके साथ बांट नहीं रहे, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगा। वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा, वो रिटेलर आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप एक रिटेलर को जाके 100 रुपए का बेनिफिट ऑफर करते हैं कि जी ये 5000 की प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप ये बेचते हैं तो मैं आपको 100 रुपए प्रॉफिट आपका है, उसके अलावा मैं आपको ये इंसेंटिव दूंगा कि इसके साथ अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स जब सेल कर ली तो आपको मैं 1000 रुपए का एक एडिशनल बेनिफिट आपको दूंगा, या मैं आपको कुछ और ऑफर्स हैं जो आप अपने रिटेलर्स को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको डीलरशिप दे रहा हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी चीजें बिकेंगी डायरेक्टली भी हमें जो अप्रोच करेगा उसको हम आपकी तरफ भेज देंगे। अब ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद बिजनेस मार्केट्स में भी और कस्टमर मार्केट्स में भी रिटेलर्स या होलसेलर्स आपके, या जो आपके मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो वादा हुआ होता है, इन सब लोगों की वादों की वजह से, कंपनी या मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव के वादों की वजह से कि आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इस प्रोडक्ट के, आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हूं। नंबर ऑफ चैनल लेवल्स, आई होप सो क्लियर हो गया होगा जी। इसके बाद अगर आप देखें तो ये टाइप ऑफ फ्लोज एक चीज होती है जिसमें आपकी वो जो चैनल का फ्लो है वो डिस्कस हो रहा होता है। तो फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में भी होता है ये फ्लो कई दफा। फिर इसके बाद फ्लो ऑफ ओनरशिप में भी होता है कि आप कितने % ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, आप कितने ओनरशिप राइट्स कितने दे रहे हैं कंपनी को। फिर इसके बाद पेमेंट फ्लो की बात होती है, पैसे किस तरह से मिलेंगे, इंफॉर्मेशन फ्लो की बात होती है, प्रमोशन फ्लो की बात होती है। ये चैनल लेवल्स के अंदर थोड़ा सा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें, इवन हर एक फ्लो में अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, हर एक टाइप ऑफ फ्लो को जब आप डिस्कस करें तो उसके अंदर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स में यू आर मोर कंसर्न अबाउट द फिजिकल प्रोडक्ट कि जी प्रोडक्ट मेरे पास टाइम पे पहुंचनी चाहिए, ठीक हालत में पहुंचनी चाहिए। देन द फ्लो ऑफ ओनरशिप, उसमें आप कंपनी के साथ इस चीज पे ज्यादा आप कंसर्न होते हैं कि मुझे इस चीज के ओनरशिप राइट्स कितने मिलेंगे, मैं आपके साथ कितना हिस्सेदार हूं आपकी ओनरशिप के अंदर। देन इज द पेमेंट फ्लो, पैसे आपको कैसे मिलेंगे। फिर इंफॉर्मेशन फ्लो की बात है कि आप, मुझे किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉल सेंटर की हेल्प चाहिए, मुझे इस तरह की और इंफॉर्मेशन जो चाहिए होंगी कंपनी से, तो वो कैसे मिलेंगी। कंपनी ब्रोशर्स मुझे चाहिए, कंपनी के लीफलेट्स चाहिए, पम्फलेट्स चाहिए। अब वो जो है वो आपके इंफॉर्मेशन फ्लो का काम कर रहे होंगे। मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, कब आएगी, मैंने उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कैसे करना है अगले लेवल पे। फिर इसके बाद प्रमोशन फ्लो है कि जिसमें आपके दुकान की सजावट से लेकर, डेकोरेशन से लेकर, जिसको हम ब्रांडिंग कह रहे होते हैं, बेसिकली आप दुकान की ब्रांडिंग करते हैं। वो जो आपके ट्रेड प्रमोशन के लोग होते हैं, बेसिकली उनका काम है ये ब्रांडिंग करना। तो आप दुकान की ब्रांडिंग करते हैं, आप किस तरह से बाहर एक दुकान के एक बोर्ड लगा देते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा सा पेप्सी लिखा हुआ है और नीचे छोटा सा कोने में आपकी दुकान का नाम लिखा हुआ है। तो वो इनफैक्ट आपका प्रमोशन फ्लो है कि आप किस लेवल पे प्रमोशन कितनी करेंगे, किस लेवल पे कितने रिटेलर को कितनी प्रमोशन करके देंगे, होलसेलर को कितनी प्रमोशन करके देंगे। दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर द कनेक्शंस इन टर्म्स ऑफ फ्लो जो आपके चैनल मेंबर्स के दरमियान होता है। आगे चलें अगर तो मार्केटिंग चैनल की डिस्कशन हुई भी है जी। कंसिस्ट ऑफ फर्म्स दैट हैव पार्टनर्ड फॉर देयर कॉमन गुड विद ईच मेंबर प्लेइंग अ स्पेशलाइज्ड रोल। मार्केटिंग चैनल के अंदर आप दूसरे लोगों के साथ एक कॉमन गुड के ऊपर, एक कॉमन प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ होता है, एक पार्टनरशिप आपकी हुई होती है और हर बंदा अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल प्ले कर रहा होता है। अपना एक स्पेशलाइज्ड रोल उसको मिला हुआ होगा कि इस बंदे का काम कम्युनिकेशन है, इस बंदे का काम जो है वो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को बेहतर है, इस बंदे का काम जो है वो इसको मीडिया पे लेके जाना है, टेलीविजन या न्यूज़पेपर्स में इसको बेसिकली प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आप जब देखते हैं कि मार्केटिंग चैनल्स काम कर रहे हैं, आपके सप्लाई चेन के लोग काम कर रहे हैं, तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। और फिर इसमें दो किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स और वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। उनको हम आगे देखते हैं।
Basically this channel conflict refers to disagreement over goals, roles and rewards by channel members. आपके goals, आपके roles and then the rewards, इन चीज़ों पे कुछ conflicts आ जाते हैं कि जी मुझे आपने वादा किया था आप मुझे इतना benefit देंगे, आपने मुझे इतना benefit नहीं दिया, वहाँ पर एक conflict arise हो जाएगा. आपका conflict जब आप horizontal की बात कर रहे हैं, horizontal is among firms at the same level of the channel. जो intermediaries है उनमें एक सेम लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जी तमाम रिटेलर्स को ये इशू आ रहा है. इट्स वेरी अनकॉमन. हॉरिजॉन्टल जो है इट्स नॉट सो कॉमन. ऑन द अदर साइड वर्टिकल ज्यादा कॉमन है कि हर बंदे को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज उसको आ रहे हैं. बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, वर्टिकल की डेफिनेशन लिखी हुई है, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेम चैनल विच इज इवन मोर कॉमन. होता ये है कि जब आप बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग चैनल, एक सप्लाई चेन जिसमें आपका सप्लाई एंड डिमांड चेन के लोग हैं, आप वो पूरा चेन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हर एक बंदे के अपने रिग्रेट्स हैं, हर एक बंदे के अपने प्रॉब्लम्स होंगे, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. और मे बी ऐसा हो सकता है कि वो लीगल एग्रीमेंट अगर आपने ना किया हुआ हो तो आपका जो पीक टाइम है जिस वक्त आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाना है उस वक्त वो डिस्ट्रीब्यूटर या वो रिटेलर आपके साथ एग्रीमेंट तोड़ दे. अगर ये लीगल तरीके से आप चल रहे हैं, एक लीगल एग्रीमेंट किया हुआ जो कि बहुत सी अच्छी कंपनीज जो हैं वो करती हैं अपने होलसेलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ, इस एग्रीमेंट की वजह से आपका थोड़ा सा रिस्क इंश्योर हो जाता है. आप वो रिस्क जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है. सम कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल टेक्स द फॉर्म ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन विच इज गुड फॉर द चैनल. कॉन्फ्लिक्ट खराब जरूर है लेकिन कई दफा इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, आपका कंपटीशन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है कि जी देखो फलां रिटेलर जो है वो इतना ज्यादा बेच रहा है, मैं इतना ज्यादा क्यों नहीं बेच रहा, या मैं इतना ज्यादा अच्छा काम क्यों नहीं कर सकता. इनफैक्ट कंपनी खुद कई दफा इस कंपटीशन में जंप कर जाती है. कंपनी अपनी आउटलेट खोल लेगी और वो चीज आपको भी सप्लाई कर देगी. अब वो अपनी आउटलेट पे भी चीज बेच रही है, आप लोग भी वो चीज बेच रहे हैं, एंड अगेन द प्राइस इज द सेम. लेकिन इसमें फिर रिटेलर्स कई दफा ये करते हैं कि रिटेलर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, वो प्रॉफिट जो उन्हें कंपनी ने देना है, जो कंपनी ने एक पार्टनरशिप के थ्रू उन्हें इंश्योर किया था कि आपको ये प्रोडक्ट बेचने में 100 रुपए मिलेंगे, वो उस प्रोडक्ट को 50 रुपए कम बेचना शुरू करते हैं और कंपनी आउटलेट पे वो चीज महंगी बिक रही होती है. दैट इज वाई यू फाइंड समटाइम्स कि कंपनी प्राइस जो है उससे कम में भी आपको चीजें मिल रही होती है. जो रिटेल प्राइस आपकी लिखी होती है, लिस्ट प्राइस भी इसको हम कहते हैं, वो लिस्ट प्राइस से भी कम पैसों में बेच रहे हैं. तो लिस्ट प्राइस से कम पैसों पे इसी वजह से बेच सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैं खुद जानबूझ के कम करूं कि ठीक है जी मुझे इस प्रोडक्ट से 50 रुपए मिल रहे थे लेकिन मैं 20 रुपए ले लूंगा, मैं 30 रुपए कंज्यूमर को फायदा दे देता हूं. इसकी वजह से मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल होने हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट के बाद थोड़ा सा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल्दो मैं इस पे काफी बात कर चुका हूं, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, होलसेलर और रिटेलर्स. Each seeks to maximize its own profits and there is little control over the other members and no formal means of assigning roles and resolving the conflict. एक conventional system जो है, conventional distribution system, उसमें एक या एक से ज्यादा आपके पास producers, wholesalers और retailers हो सकते हैं. एक ही company जो है वो multiple wholesalers और multiple retailers के साथ भी काम कर सकती है. एक ही retailer जो है वो multiple companies की product अपनी दुकान पे बेच सकता है, इनफैक्ट बेचते भी हैं. तो अब इस केसेस में हर एक का कंसर्न जो है वो मैक्सिमाइजिंग ऑफ द प्रॉफिट है. हर एक का कंसर्न ये है कि मैं, रिटेलर का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सुबह जब दुकान खोलूं शाम तक मैं दुकान पे बैठूं तो मेरी मैक्सिमम चीजें बिक जाए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो मेरी. हर एक बंदा अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है. होलसेलर जो है वो ये कह रहा है कि जी मेरा वेयर हाउस जो है वो भरा हुआ है इन चीजों से, वेयर हाउस खाली हो ताकि मैं और चीजें मंगवा सकूं, और चीजें जो है उनको स्टॉक कर सकूं. और इस सिस्टम के अंदर, इस कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज असाइनिंग द रोल्स, देयर इज नो सच थिंग एज फॉर्मल कंट्रोल. कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का डिफाइंड तरीका नहीं है, फॉर्मल तरीका नहीं है. ये आपका कन्वेंशनल सिस्टम है जो कि यूजुअली चल रहा है. अभी आप देख भी रहे हैं मार्केट में ये चीज चल रही है. वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम्स है जी, इट प्रोवाइड्स द चैनल लीडरशिप and consist of producers, wholesalers and retailers acting as a unified system and consist of corporate marketing system, contractual marketing system, administrative marketing system. ये आपकी तीन टाइप्स हैं
वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की, और इसमें बेसिकली प्रोवाइड द चैनल लीडरशिप एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स एक्टिंग एज यूनिफाइड सिस्टम। हर एक को एक कंसर्न्ड बंदा जो है, चाहे वो प्रोड्यूसर होगा, चाहे वो होलसेलर होगा, वो या वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होगा, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देगा। लाइक आपके फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में जो फ्रेंचाइजेज, मोबाइल कंपनीज की फ्रेंचाइजेज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जितनी भी हैं, उनकी फ्रेंचाइजेज एक स्टैंडर्ड पॉलिसीज को फॉलो कर रही है, और वो पॉलिसी आपका मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है, वो आपका सर्विस प्रोवाइडर बना रहा होता है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है, और वो तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो ऑल टुगेदर सेम होती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। आप अगर एक सिम आपकी गुम हो गई है, आपने वो सिम री इशू करवानी है, तो आप चाहे कंपनी 1 के ऑफिस में चले जाएं, उसकी फ्रेंचाइज में चले जाएं, या किसी रिटेलर के पास चले जाएं, ऑल्दो रिटेलर डोंट हैव द राइट टू डू दिस, बट इफ यू गो टू द फ्रेंचाइज, दे विल आस्क यू फॉर द सेम इंफॉर्मेशन, दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड द सेम इंफॉर्मेशन, वाइल अगर आप कंपनी के पास चले जाएं, वो भी आपसे वही इंफॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज दैट रिटेलर, दैट फ्रेंचाइज इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग टू द मैन्युफैक्चरर, टू द सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में भी सर्विस प्रोवाइडर की एक स्टैंडर्ड है जो थ्रू आउट चलेगी। अब ये आगे हम देखते हैं इसकी टाइप्स में, तो शायद ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। और वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम एज अ वन लाइनर में यही कहूंगा कि इसमें आपकी गाइडलाइंस ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और तमाम लोग जो आपके चैनल में प्रोड्यूसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तमाम लोग एक यूनिफाइड सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। इट इंटीग्रेट्स द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सिंगल ओनरशिप। कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में ओनरशिप सिंगल होगी, और ये आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको आप सक्सेसिव स्टेजेस पे लेके जाएंगे, इसको आप मल्टीपल स्टेजेस पे लेके जा रहे होंगे। while the ownership lies with the company, ownership lies with the firm, with the producer. Contractual working marketing system consists of independent firms at different levels of production and distribution who join together through contracts to obtain more economies or sales impact that each could achieve alone. The most common form is the franchise organization. इसमें independent bodies हैं, लेकिन वो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, और उसमें फिर उन्हें गाइडलाइंस मिल जाती है। जो भी मैं आपसे वो बात भी कर रहा था कि जी गाइडलाइंस सेम रहती हैं, लेकिन इनफैक्ट फ्रेंचाइज लेने के लिए मुझे कंपनी के साथ एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट करना होगा कि मैं इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलूंगा, मैं इस तरह से काम करूंगा। और पर्पस यही होता है क्योंकि आप भी कंपनी की सेल्स में, आप भी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। कंपनी बजाय सिर्फ अपने एक कॉर्पोरेट ऑफिस की बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों के थ्रू भी, कॉन्ट्रैक्चुअल लोग, फ्रेंचाइजेस आप कह सकते हैं, फ्रेंचाइजेस के थ्रू आप चीजें बेच रहे हैं और आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा इकोनॉमी, ज्यादा सेल्स आप अचीव कर रहे हैं। Franchise organization links several stages in the production distribution process. Manufacturer sponsored retailer franchise system, जिसमें मैन्युफैक्चरर आपको फ्रेंचाइज बना के देता है। मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, देन सर्विस फर्म स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम। ये 2-3 तरीके हैं आपके फ्रेंचाइजेस के, 2-3 टाइप्स है फ्रेंचाइजेस की। जब मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम होगा तो इट इज लाइक द सोनी सेंटर्स, जहां पर भी आप जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड जो है वो सेम होंगे, नाम उसका सेम होगा, उसका ऑपरेशंस का तरीका सेम होगा। इट इज मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड मेनी ऑफ द टाइम्स। अगर मैं ये कहता हूँ लेट्स से फॉर इंस्टेंस के सोनी वो सब चीजें आपको बना के देता है, सोनी वो सब डिस्प्लेज आपको लगा के देता है, प्रोडक्ट्स आपके पास ला के वहां पे रख देता है, और आप जो है वो सिर्फ वहां पे बैठ के आपने उसको सेल करना है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आपने एक एग्रीमेंट के थ्रू आपने कहा कि जी मैं इन प्रोडक्ट्स को बेचूंगा, तो दिस इज मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड, जिसमें मैन्युफैक्चरर ने सारी चीजें सब कुछ उठा के रख दी है, आपका कोई काम नहीं है, या आपका कोई इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम है, जहां पर आप होलसेलर बन जाते हैं उस चीज के, जहां पे आप कंपनी के
आप कंट्री ऑफिसेज खोल लेते हैं या आप सिटी ऑफिसेज खोल लेते हैं और आप आगे फ्रेंचाइजेज को भी चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं, आप आगे रिटेलर्स को भी दे सकते हैं और आप आगे कंज्यूमर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज सर्विस फर्म स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, जिसमें आपको सर्विस फर्म एक पूरा सेटअप लगा के देती है। इनफैक्ट यहाँ पर तीनों टाइप्स में मेरा कहने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि आपको दुकान का किराया भी वो देंगे, आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बना के देंगे। ये सब काम आपने एज अ बेसिक एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस आपने बेयर करने हैं, लेकिन उसके अंदर जितना भी सेटअप है आपको सिम कार्ड इशू करने का तरीका बताने वाली सर्विस फर्म होगी। आपको वो सिम कार्ड, अगर आप थर्ड कैटेगरी को देखेंगे, आपको सर्विस फर्म जो है वो ये तरीका ज़रूर बताएगी कि अगर एक बंदे की सिम जो है वो गुम हो गई है या ब्लॉक हो गई है तो उसके ऊपर कौन सा कोड आप लगाएंगे तो वो खुल जाएगी। अब ये सारी जो है ये सर्विस फर्म स्पॉन्सर्ड है और ये फ्रेंचाइज की तीन ब्रॉडर कैटेगरीज भी हैं। एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में है जी, इट हैज़ अ फ्यू डोमिनेंट चैनल मेंबर्स विदाउट कॉमन ओनरशिप, लीडरशिप कम्स फ्रॉम साइज एंड पावर। जो ज़्यादा बेहतर काम करेगा उसको आप ज़्यादा ओनरशिप दे देंगे, उसको आप काम ज़्यादा दे देंगे। ऑन द अदर साइड जो कम काम करेगा, जो रिटेलर या जो चैनल मेंबर आपका कम काम कर रहे हैं, उसके साथ आप कम ओनरशिप शेयर करेंगे। दिस इज एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें आपकी सेल्स आउटपुट बेसिकली हो रही होती है, जिसमें आपके ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी आप देख रहे होते हैं कि इस स्पेसिफिक फ्रेंचाइज ने, इस स्पेसिफिक चैनल मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है मेरे साथ, कितने सेल्स मेरी बढ़ाई हैं। एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के बाद अब हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम देख रहे हैं, जो सेकंड कैटेगरी है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। When two or more companies at one level join together to follow a new marketing opportunity, तो वो फिर अब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम है। Companies combine financial, production और marketing resources to accomplish more than any one company could alone। आप एक सिनर्जी का कॉन्सेप्ट है जी कि आप दो कंपनीज या तीन कंपनीज मिलके, मोर देन वन कंपनीज बेसिकली, they join together and they form something new to grab a more market share। इसमें आप कई दफ़ा जॉइंट वेंचर्स में चले जाते हैं। आप जॉइंट वेंचर में काम कर रहे होंगे, लाइक इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो बनी है वो बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अगर एक कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता तो शायद इतना अच्छी तरीके से ना बन सकता। तो जो कंपनीज ब्रिजेस के हिसाब से, ब्रिजेस बनाने में ज़्यादा एक्सपर्टीज जिनकी है, उन्होंने ब्रिजेस का काम कर दिया। जो रोड बनाने में ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने रोड्स का काम कर दिया। जो फेंसिंग करने में ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने साइड पे उसकी फेंसिंग कर दी है। अब ये एक जॉइंट वेंचर में काम था और ये अब आप एक हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे होंगे। आप जॉइंट वेंचर के थ्रू उस एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, उस एक कॉमन काम को पूरा करेंगे। तो बहुत सी कंपनीज इस तरह के काम कर रही होती हैं। इस हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को ऑप्ट किया हुआ है कंपनीज ने। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल्स भी इसको कहा जाता है जी। व्हेन अ सिंगल फर्म सेट्स अप टू और मोर मार्केटिंग चैनल्स टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट्स। हाइब्रिड ये है कि आप मल्टी चैनल काम कर रहे हैं। आप एक तरफ आपने अपने चैनल मेंबर्स को भी बेसिकली इन्वॉल्व किया हुआ है, एक तरफ आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे लेवल 2 अगर हम कह देते हैं कि लेवल 2 पे आप काम कर रहे हैं, लेवल 2 को आपने ऑप्ट किया हुआ है। जो मैंने थोड़ी देर पहले लेवल 2 आपको फिगर में बताया है, मैं उस लेवल 2 चैनल मेंबर्स की बात कर रहा हूँ कि आप चैनल मेंबर्स में लेवल 2 पे हैं, वो भी आपने ऑप्ट किया हुआ है। प्लस आपने अपनी कंपनी आउटलेट भी खोली हुई है, आपने अपनी फ्रेंचाइज सिस्टम भी दे दी है, आपने फिर उसके बाद होलसेलिंग का कॉन्सेप्ट भी ले आए। अब ये अगर आप हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं, एक से ज्यादा आपने मार्केटिंग चैनल्स जो हैं उनको ऑप्ट किया हुआ, यानी कि आप लेवल 2 भी चला रहे हैं, लेवल 3 भी चला रहे हैं, तो आपकी कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और बेनिफिट भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट जरूरत उस वक्त पेश आती है जब आपकी प्रोडक्ट को मल्टी चैनल की जरूरत होगी, या जब आपकी प्रोडक्ट मल्टी चैनल से लोग डिमांड कर रहे होंगे। वैसे क्योंकि द कंसर्न हियर इज इन सप्लाई चेन इज कि आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को देना पड़ता है जो आपके चैनल मेंबर्स बनते हैं। तो अब अगर आप मल्टी चैनल्स ऑप्ट कर रहे हैं तो मल्टी चैनल्स में आपको ये जरूर जहन में रखना है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑल्दो रिटर्न्स आ सकते हैं ज्यादा, लेकिन ऑन द अदर साइड रिस्क भी है, इसके लॉस का रिस्क भी है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ इस तरह से है कि जी आप
प्रोड्यूसर जो है उसने एक तरीका ऑप्ट कर लिया कि वो उसने अपना एक कॉल सेंटर बना लिया, दूसरा तरीका ऑप्ट कर लिया लेट्स से कि एक रिटेलर जो है उसके थ्रू वो कंज्यूमर सेगमेंट नंबर 2 तक पहुंच रहा है, तीसरा तरीका उसने ऑप्ट कर लिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर इसके बाद डीलर्स, और डीलर्स के बाद फिर बिजनेस सेगमेंट में चला गया। और जो चौथा तरीका है वो ये है कि उसने अपनी सेल्स फोर्स जो है वो पर्सनली खुद हायर कर ली है, जो कि डायरेक्टली बिजनेस सेगमेंट्स को जाके कैटर कर रही है। तो अब अगर आप इस तरह का कुछ सेटअप चला रहे हैं, अगर आप इस तरह का कोई मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहे हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि क्यों आपको इस चीज की जरूरत है, क्यों आप मल्टी चैनल की तरफ जा रहे हैं। द आंसर मे बी इज के शायद प्रोडक्ट आपकी ऐसी है कि जो मल्टी चैनल से ही कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी। कस्टमर सेगमेंट के लिए आपने डिफरेंट तरीका रख लिया, बिजनेस सेगमेंट्स के लिए आपने डिफरेंट तरीका रख लिया। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आर ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर इन द इंडस्ट्री, और लोग इन सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। चैनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, चेंजिंग द चैनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये मल्टी चैनल के बाद आखिरी अब बात जो है इस लेक्चर की, दैट इज अबाउट चेंजिंग द चैनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक कॉन्सेप्ट है डिसइंटरमीडिएशन, और इट अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विस producers cut down intermediaries and go directly to the final buyers, or when radically new types of channel intermediaries displace the traditional ones. Concept of business अगर change हो रहा है, concept of business आपका टेक्नोलॉजी की वजह से भी change हो रहा है। पहले लोग शायद जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल सेटअप पे ज्यादा जोर देते थे, अब लोग जो है वो चीजों की अवेलेबिलिटी, लोगों की इजीनेस, उसके बाद रीच पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मैं किस तरह से अपने कंज्यूमर तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता हूँ। अब इवन ये कॉन्सेप्ट भी, इलेक्ट्रॉनिक बाइंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आ चुका है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास एक ईमेल आती है कि जी आप ऑर्डर करें फलां प्रोडक्ट, ये कराची में प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको मैं यहाँ पे भेज दूंगा, यू हैव टू पे व्हेन यू विल रिसीव द प्रोडक्ट। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट जहाँ पे अचीव हो रहे हैं, तो मैं क्यों मार्केट में जाऊँ और मैं उस चीज के लिए सर्च करूँ। तो एक ट्रेडिशनल जो तरीका है उस तरीके से हम निकल के, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल डिसइंटरमीडिएशन में से हम निकल के हम न्यू डिसइंटरमीडिएशन की तरफ जा रहे हैं। और डिसइंटरमीडिएशन ये है कि आप जो कन्वेंशनल सिस्टम है, चाहे आप उसको अभी जो हमने मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स देखे हैं उसी में देख लें कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम्स में से निकल के हम हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ आ रहे हैं। हम वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, एडमिनिस्ट्रेड हो या नॉन एडमिनिस्ट्रेड हो, हम उन मार्केटिंग चैनल्स को छोड़ के अब हम हाइब्रिड की तरफ आना चाह रहे हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम मल्टी चैनल से लोगों के पास पहुंचे, हम इंटरनेट के थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमने सेल्स फोर्स भी लगाई हुई है जो वो प्रोडक्ट बेच रही है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को भी कहा हुआ है बेचो। इनफैक्ट हम कंज्यूमर मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं, बिजनेस मार्केट्स में भी काम कर रहे हैं। This multi-method, this disintermediation is basically helpful for the organizations when you need to generate more sales. सप्लाई चेन में आज के अब इस लेक्चर के इख्तिताम में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट में ये जरूर आप देखिएगा कि आपको किस चैनल की जरूरत है, आपको किस लेवल ऑफ चैनल की जरूरत है। लेवल 0 पे या 1 पे आप काम करेंगे, 2 पे काम करेंगे, 3 पे काम करेंगे। Don't waste much, but try to utilize the most out of the market. अगर आप कोई भी लेवल 3 आप यूज कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट जो है वो आपने कैप्चर कर ली है, तो फायदा है आपको। अगर आप वो पोटेंशियल आप नहीं कैप्चर करेंगे तो ये मत समझें कि कंज्यूमर की नीड्स अनमेट रह जाएंगी। कोई ना कोई और प्रोड्यूसर, कोई ना कोई और कंपनी आपकी जगह उन कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगी और वो बेनिफिट जो है उसको मार्केट से कैप्चर कर लेगी। इस डिसइंटरमीडिएशन के कॉन्सेप्ट के साथ ही मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ जी। लेक्चर नंबर 18 से आपको खुदा हाफिज कहूँगा। सप्लाई चेन का जो बाकी का हिस्सा रह गया वो हम आने वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में कवर कर रहे हैं। तो टिल लेक्चर नंबर 19, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।